हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसल टॉक। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। रॉ में आज हमें एक तरह से हॉरर मूवी देखने को मिल गई है हमारे मेन इवेंट शो में। और अपने ड्रू मैकिंटायर ने तो अच्छी खासी हमें तलवारबाजी दिखा दी शो में। और यहाँ पर हमें शो में एज एंड ओमस की चैंपियनशिप के नेक्स्ट चैलेंजर भी मिल चुके हैं। और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार शो में लग रहा है कि रॉ के जो दिन है वो फिरने वाले हैं, क्योंकि हर घूरे के दिन भी फिरते हैं, तो लगता है रॉ के भी अब वो दिन आ गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ की बात करें जो ओपनिंग में देखने को मिलती है, तो सिंपली सबसे पहले शो में यहाँ पर आता है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच, जहाँ पर आपको पता है कि कौन कौन सी टैग टीम्स थी। रैंडी ऑर्टन, रिडल, वाइकिंग रेडर्स, टी बार एंड मेस, न्यू डे थी, और यहाँ पर थी लूचा हाउस पार्टी की टैग टीम। और जैसे ही पांचों टैग टीम्स रिंग में एंटर करती है, तभी यहाँ पर जो चैंपियंस हैं एजस टैक्सर ओमस वो आते हैं। पता नहीं क्या यहाँ पर किसी टैग टीम की तारीफ करते हैं, कईयों की बुराइयां करते हैं। तो बस ऐसे यहाँ पर कुछ सीन क्रिएट होता है, और तभी हमें यहाँ पर एंट्री देखने को मिलती है मिज और जॉन मॉरिसन की। लेकिन यहाँ पर मिज, जैसा आपको आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, व्हील चेयर पर बैठे होते हैं। काफ़ी बुरी हालत उनकी होती है, लेकिन लग नहीं रहा था हिसाब से उन्होंने कपड़े वपड़े पहने होते हैं, अच्छा खासा कोट पैंट। जॉन मॉरिसन आते हैं, मिस कहते हैं कि हम भी एक टैग टीम हैं यहाँ पर शो में, तो हमें भी इस चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और यहाँ पर उसके बाद फिर, लेकिन यहाँ पर हमें लगता तो नहीं कि मिस यहाँ पर खेल पाएंगे। लेकिन फिर जो जॉन मॉरिसन है वो कहते हैं कि मैं मिस की जगह, मतलब मैं अपनी टैग टीम से अकेला बंदे ही आ जाऊँगा इस बैटल रॉयल में। और फिर हमें सिंपली इनका बैटल रॉयल देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो अपने लूचा हाउस पार्टी वाले बंदे हैं उसमें से ग्रैन मेटालिक नहीं थे, तो उनकी जगह यहाँ पर हमें लिंस डोराडो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पता नहीं लिंस डोराडो एलिमिनेट होते हैं, फिर जॉन मॉरिसन ऐसे ऐसे पूरा सीन क्रिएट होता है, सारे एलिमिनेट होते हैं। एक बार रिडल यहाँ पर ट्रबल इन पैराडाइज से बचा लेते हैं रैंडी ऑर्टन को, और उसके बाद रिडल खुद अपनी कुर्बानी दे देते हैं और ऑर्टन को बचा लेते हैं। फिर उसके बाद न्यू डे भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है, फिर टी बार एंड मेस का भी पत्ता कट जाता है। फिर एंड में यहाँ पर होते हैं अपने रैंडी ऑर्टन, वाइकिंग रेडर्स होते हैं। और फिर हमें ये सीन देखने को मिलता है कि वाइकिंग रेडर्स के दोनों बंदे एरिक और आइवार मिलके यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट कर देते हैं। और जैसा अब आपको दिख भी गया होगा, वाइकिंग रेडर्स की टैग टीम हो गई है नेक्स्ट चैलेंजर, यानी अब ये नेक्स्ट टैग टीम बन चुके हैं। ये चैलेंज करने वाली है अपने एज स्टाइल्स एंड ओमस को फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। अब पता नहीं अगले हफ्ते होगा, हेल सल में होगा, जंबर जो होगा, लेकिन मेरे को इस मैच में ज़रूर इंटरेस्ट तो आने वाला है, और आप लोगों को भी डेफिनेटली आएगा। और अगले मैच हेल सल में बुक होगा, तो यहाँ पर थिंग्स काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। इसके बाद फिर हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है कि जो शार्लेट और रिया रिप्ली हैं वो इकट्ठे एक ही टाइम पे एडम पियर्स के पास जाती हैं और कहती हैं कि हमें पिछले 2 हफ्तों से निक्की क्रॉस को ठिकाना लगाना है। तो दोनों यहाँ पर शार्लेट और रिया रिप्ली, दो हेलेना सेल की अपोनेंट्स यहाँ पर कहती हैं कि हमें मैच चाहिए निक्की क्रॉस से आज रात को शो में। एडम पियर्स कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा हो नहीं सकता। सोनिया डेविल भी यहाँ पर आती हैं। उसके बाद एडम पेयर्स कहते हैं कि चलो तुम्हें मैं एक और चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर ज़रूर मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ। और वो यहाँ पर कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम दोनों एक सिंगल्स मैच नहीं बल्कि तुम दोनों आज एक टैग टीम पेयर करो अपनी, और यहाँ पर तुम्हारा अगेंस्ट निकी क्रॉस होगी, और बाकी जोस की यहाँ पर अपोनेंट होगी वो खुद निकी क्रॉस अपनी मर्जी से एज हर विश चूज़ कर सकती है। और यहाँ पर फिर हमें सिंपली इनका ये टैग टीम मैच देखने को मिलता है, मतलब अभी नहीं देखने को मिलता टैग टीम मैच। इसके बाद हमें सीन देखने को मिलते हैं यहाँ पर बैक स्टेज, यहाँ पर होते हैं अपने एज स्टाइल्स एंड ओमस, और यहाँ पर वो एक तरह से फेस ऑफ कन्फ्रंट करते हैं बैक स्टेज वाइकिंग राइडर्स को। कुछ यहाँ पर होता नहीं, ओमस बस फालतू की बकवास करते हैं कि मैं तुम्हें डराऊंगा ये वो, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता नहीं वाइकिंग राइडर्स को बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और मज़े की बात यह थी कि बैक स्टेज यहाँ पर बड़े चाव से यहाँ पर चिकन पेल रहे थे अपने ओमस साहब, तो लगता है ये चिकन खाने उनकी सबसे सारे अच्छी खासी तगड़ी बॉडी और फिजिक का राज है। बट जो भी हमें ऐसे कुछ सीन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हमें शो में इसके बाद अपने अलायंस का यहाँ पर एक सेगमेंट आता है, यहाँ पर अपनी गिटार बजा रहे होते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि अगर पिछले हफ्ते जैक्सन रैकर थोड़ी मेहनत कर लेता तो आज हम रॉ टैग टीम चैंपियंस होते हैं। लेकिन यही बंदा अलायंस वो भाग के मतलब अपने टैग टीम पार्टनर रैकर को लास्ट वीक छोड़ कर चला गया था, तो एकदम टोटली बकवास कर रहे होते हैं यहाँ पर अलायंस, और वही बस फालतू की यहाँ पर खिंचाई कर रहे होते हैं जैक्सन रैकर की। तभी पीछे से आउट एंड ओवर जैक्सन रैकर अटैक करते हैं एक नए लुक के साथ, और यहाँ पर जैक्सन रैकर ने मुझे लगता है अपनी कटिंग करा ली है सैलून से। आज उनके बाल भी कटे हुए थे, एक शॉर्ट में यहाँ पर आए हुए थे, शॉर्ट हेयर कट में जैक्सन रैकर, और इसका वो अटैक करते हैं और हमें इनका टैग टीम मैच सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। रिजल्ट की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर जैक्सन रैकर डोमिनेट करते हैं लास्ट स्कोर, और एंड में भी यहाँ पर अपना जो अलायंस है वो लास्ट वीक की तरह भाग जाते हैं। और इसके बाद जो मैच है वो काउंट आउट के ज़रिए सिंपली जीत जाते हैं जैक्सन रैकर। तो बस ऐसे कुछ सीन था। अलायंस के तो बुरे हाल चल रहे हैं, वैसे इतने अलायंस है नहीं ऐसे भागने वाले सुपरस्टार, बट अभी उनका जो बुकिंग है काफ़ी ख़राब है, और मेरे ख्याल से अभी जैक्सन रैकर को एक अच्छा अपर एंड देने की काफ़ी यहाँ पर नीड है रॉ ब्रांड को। इसके बारे में फिर शो में देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है, उसका पता नहीं बॉबी लैशली बड़ी देर लगा रहे होते हैं, सामने टाइटन ट्रॉन स्क्रीन पे आते हैं वीपी के साथ।
पता नहीं पहले बातें कर रहे होते हैं वहाँ पर एमवीपी, बट तभी यहाँ पर आ ही जाता है अपने बॉबी लैशली भी, उनकी जो यहाँ पर गर्ल्स होती हैं, चेयरिंग गर्ल्स जो भी उनकी सपोर्टिंग गर्ल्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर साइन कर देते हैं, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बॉबी लैशली अब साइन अभी कर रहे नहीं रहे होते। तब यहाँ पर एमवीपी कहते हैं कि लैशली को साइन करने में आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं है मैकिंटायर, लेकिन हम तुम्हें एक चीज़ की यहाँ पर स्टिपुलेशन देना चाहेंगे कि अगर हेल इन अ सेल में भी तुम्हें चैंपियनशिप नहीं जीत पाए तो इसके बाद जब तक बॉबी लैशली अगले जितने भी महीनों तक चैंपियन रहेगा बरकरार, तो मैं फिर बॉबी लैशली को चैलेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। और काफ़ी अच्छी स्टिपुलेशन थी। इससे कम से कम बार बार ये जो अभी इतनी स्ट्रेचिंग फ्यूड चल रही है लैशली और मैकिंटायर की, बार बार रिपीट देखने को तो नहीं मिलेगी आने वाले महीनों में। तो बस हेल इन अ सेल तक का वेट करो, फिर लगता है लैशली का कोई या जो भी चैंपियन होगा उसका नया अपोनेंट होगा। ड्रू कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का मैच इनसाइड सेल हो, मतलब हेल इन अ सेल की जो केज होती है सेल के अंदर हमारा मैच हो, ताकि यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस ना हो पाए एमवीपी वगैरह किसी की भी। और अगर बिना इंटरफेरेंस के यहाँ पर मैं हार गया तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस यहाँ तो बहुत पूरे कॉन्फिडेंट में थे। और जैसे यहाँ पर बॉबी लैशली साइन करके उठने वाले होते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर अपने म्यान में से तलवार निकालते हैं, जो हमेशा वो अपनी एंट्री के टाइम ही बस उसका यूज़ करते हैं। और जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेनिंग वाला टेबल होता है उसको पूरा आर पार कर देते हैं अपनी स्वॉर्ड से। पूरी तरह से यहाँ पर छा जाती है मैकिंटायर की तलवार। पूरी तरह से यहाँ पर खौफ में होते हैं ड्रू मैकिंटायर, उनके साथ उनकी सपोर्टिंग गर्ल्स। और बस यहाँ पर ऐसे ही इनका पूरा सीन था। अब देखते हैं इनका जो है थिंग्स हैं वो किस हिसाब से आगे जाएंगी सेल में, जब हमें ये पीपीवी 21 जून को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये स्वॉर्ड वाले एंगल से अच्छा यहाँ पर अगर इन दोनों की ब्रॉल हो जाती तो मेरे ख्याल से वो शो के लिए एकदम एक नंबर चीज़ होती। इसके बाद फिर हमें शो में देखने को मिलता है निक्की क्रॉस का बैक स्टेज इंटरव्यू। वहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा टैग टीम मैच है तो तुम उसमें अपना कौन सा मन पसंदीदा पार्टनर चूज़ करोगी। और वहाँ पर जैसा मुझे कहना है कि थोड़ा हिंट भी लग रहा था, वो यहाँ पर आस्का को चूज़ करती हैं और उसके बाद आस्का आती है और आस्का निक्की क्रॉस दोनों मिलके जैसे रियल बहनें ही हो वैसे एकदम अच्छे से नाचे, जैसे पता नहीं यहाँ पर किसी की शादी चल रही हो। इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है शो में अपने शेमस, जो नॉर्मल लुक में नहीं आते हैं। कम ही चांस है कि शेमस आएंगे, लेकिन वो अच्छे से अपने चेहरे को मतलब खासा अपनी नोज को कवर करके आए होते हैं, जैसे कोई छोटी सी शील्ड और मास्क टाइप से उन्होंने पहना होता प्लास्टिक का। तो काफ़ी सही लग रहा था मेरे को। शेमस यहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं अभी यहाँ पर अमेरिकन कंटेंडर मैच होने वाला है। और फिर इसके बाद हमें रिकोशी वर्सेस हम्बर्टो कैरेलो का एक नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलता है। और जो भी ये मैच जीतेगा वो फ्यूचर में यहाँ पर आने वाले कुछ टाइम में फेस करेगा शेमस को उनकी चैंपियनशिप के लिए। मैच में सीन कुछ होता है क्योंकि दोनों टक्कर के सुपरस्टार्स है, रिकोशी और हम्बर्टो कैरेलो। दोनों ही आपको जैसा भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा रिंग के बाहर गिर जाते हैं, काउंट आउट पूरा हो जाता है और डबल काउंट आउट के जरिए दोनों सुपरस्टार्स हार जाते हैं। मतलब क्या इन द सेंस दोनों सुपरस्टार्स के बीच यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर शेमस आते हैं, वो माइक में पहले तो हंसते रहते हैं। उसके बाद शेमस यहाँ पर कहते हैं कि वो यहाँ पर कहते हैं कि ये दोनों ही तो मेरी लीग के हैं नहीं, तो ये दोनों ही बस बकवास करने आते हैं, बाकी मैच लड़ना तो इनके बस का है नहीं, इनका तो अपने में यहाँ पर मैच में बेहाल हो गया तो मेरे से क्या लड़ेंगे। और बस इसके बाद में फिर हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज, जहाँ पर MVP कुछ यहाँ पर बात करते हैं कॉफ़ी से कि तुमने अपना फ्यूचर ख़राब कर लिया। हमें रेसलमेनिया 35 में देखा था कि तुमने डैनियल ब्रायन को हराया था, तुम्हारी कॉफ़ी में नहीं आती। लेकिन कॉफ़ी किंगस्टन को सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता नहीं है कि MVP हर किसी को चाहते हैं कि उनका हर्ट बिजनेस मतलब जो भी बिजनेस है वो ज्वाइन कर लें। और कॉफ़ी किंगस्टन यहाँ पर गुस्से में बस धुतकार के यहाँ पर भेज देते हैं MVP को। इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है शो में रिटर्निंग जेफ हार्डी का सेड्रिक अलेक्जेंडर के साथ एक सिंगल्स मैच में। तो वैसे भी जेफ हार्डी का काफ़ी अच्छा वाला फ़ैन हूँ, उनकी रेसलिंग स्किल्स अच्छी रहती हैं। अभी वो 3-4 हफ्ते पहले जिंदर मैच से हारे थे तो मेरे को काफ़ी दुख लग रहा था। उनकी पिछले वैसे भी कुछ 2-3 महीने में काफ़ी ख़राब बुकिंग है, लेकिन आज देख के अच्छा लगा कि उनकी इस मैच में विक्ट्री होती है। दोनों अच्छे हाई फ्लाइंग सुपरस्टार हैं और एंड में अपना वो लगा देते हैं ट्विस्ट ऑफ फेट और उसके बाद स्वॉन्टॉन बॉम्ब और उसके बाद सिंपली ओपन करके विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जेफ हार्डी की जो बुकिंग है कम से कम ये उन्हें आने वाले हफ्ते तक US चैंपियनशिप तक लेके जा सके। इसके बाद फिर हमें शो में देखने को मिलता है, इसके बाद शो में यहाँ पर टैग टीम मैच आता है। आस्का एंड निकी क्रॉस का यहाँ पर मैच होता है अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड शार्लेट फ्लेयर। मैच यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जो यहाँ पर जो हेल इन अ सेल के अपोनेंट्स हैं शार्लेट और रिया रिप्ली आपस में लड़ लेती हैं। एक सीन ऐसा होता है कि शार्लेट जो स्लैप करती हैं गाल पे नहीं बल्कि नेक पे रिया रिप्ली की, और काफ़ी रिया रिप्ली को गुस्सा आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो शार्लेट है वो नेचुरल सिलेक्शन लगा के रिया रिप्ली को ऐसी छोड़ देती हैं और टैग टीम मैच लीव करके चली जाती हैं, जो काफ़ी मुझे यहाँ पर नेगेटिव चीज़ लगती है शार्लेट फ्लेयर से। और इसके बाद यहाँ पर पिन हो जाती है रिया रिप्ली और बस यहाँ पर विक्ट्री हासिल कर लेती हैं आस्का और उनकी निकी क्रॉस वाली टैग टीम। और मुझे लगता है इनका जो हेल इन अ सेल वाला मैच है, अगर लोग उसकी जो फ्यूड है मतलब उस मैच की जो हाइप है इस हिसाब से करेंगे तो उनका शो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। अगर आप लोग इनके बीच एक ब्रॉल करवा दो तो अच्छा रहेगा शो के लिए और आपकी व्यूअरशिप के लिए भी। बट एनीवेज
विंस साहब के दिमाग में मुझे लगता है जितना आता है वो उतना ही यहाँ पर करके दिखाते हैं, और हम तो बस उम्मीदें लगा के बैठे रहते हैं। इसके बाद फिर हमें शो में देखने को मिलता है मंसूर वर्सेस ड्रू गुलक का मैच। कुछ यहाँ पर मैच में खास था नहीं, मंसूर इस मैच में आसानी से हरा देते हैं ड्रू गुलक को। और यहाँ पर बैक से जिनका मैच मुस्तफ़ा अली देख रहे होते हैं, मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा अली और मंसूर है जो दोनों यहाँ पर अपने एक ही कुछ रिलीजन के दोनों सुपरस्टार्स हैं, इस्लामिक टाइप है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इनकी भी टैग टीम हो सकती है। वैसे लास्ट वीक ही रिटर्न हो गया था मुस्तफ़ा अली का, बट लेकिन शो मुझे कुछ खास लगा नहीं था, इसलिए मैंने उनका खास जिक्र किया नहीं था अपनी वीडियो में। फिर इसके बाद हमें शो में यहाँ पर देखने को मिलता है रेडल वर्सेस कॉफ़ी किंगस्टन का मैच। और हम काफ़ी बार देखते हैं कि जब रेडल कुछ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पका देते हैं रैंडी ऑर्टन को, रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि भाई तो अपने मुंह पे जिप लगा दे और उसकी चाबी मुझे दे दे लॉक करके। और यहाँ पर ऐसे कुछ इनका बैक स्टेज पर एंगल होता है। मैच यहाँ पर इनका स्टार्ट होता है, ज़ेवियर वुड्स यहाँ पर अपने जो उनका ट्रॉम्बोन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बाजा बजाते रहते हैं रिडल के कानों में, लेकिन रैंडी ऑर्टन यहाँ पर आ जाते हैं और बस ज़ेवियर वुड्स को एक बार अपना पटका देते हैं, पटक नहीं देते हैं यहाँ पर अनाउंसर टेबल पे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉफ़ी किंग्स्टन ऊपर से हाई फ्लाइंग मूव लगाते हैं और रिंग के बाहर, और दोनों रैंडी ऑर्टन एंड रिडल टैग टीम पार्टनर को पूरा चित कर देते हैं रिंग के बाहर। बट एक सीन यहाँ पर ऐसा आता है कि जो रैंडी ऑर्टन की डीडीटी है वो लगा देते हैं यहाँ पर ज़ेवियर वुड्स, नहीं सॉरी रिडल लगा देते हैं, और जिससे काफ़ी खुश होते हैं रैंडी ऑर्टन। लेकिन वो रैंडी ऑर्टन तो उन्हें कहते हैं कि भाई अब तो कॉफ़ी को पिन कर ले, यहाँ पर किक आउट नहीं कर पाएगा। लेकिन पता नहीं रिडल को तो जब से एक बार आरकेओ मिले ही क्या 2 हफ्ते पहले तब से उनको आरकेओ का काफ़ी शौक चढ़ गया। वो यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं आरकेओ, लेकिन वो यहाँ पर काम आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काउंटर करते हैं कॉफ़ी किंगस्टन और लगा देते हैं उन्हें ट्रबल इन पैराडाइज, और इस मैच में पिन करते हैं रिडल को, और कॉफ़ी किंगस्टन इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। तो भाई जिस हिसाब से ज़ेवियर वुड्स की बुकिंग होती है सिंगल्स में, मुझे लगता नहीं कि उन्हें इतना बड़ा सुपरस्टार माना जाता है जिन्हें कॉफ़ी किंगस्टन को एक सिंगल सुपरस्टार के तौर पे माना जाता है। और बस यहाँ पे तो इसके बाद बस ऐसे एंगल होता है, और रिडल और रैंडी ऑर्टन के बीच मुझे लगता है अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है। और जो रैंडी ऑर्टन है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रिडल मेरी तरह बने, वो अभी भी उतना अच्छा सुपरस्टार है नहीं, उसकी कुछ पागल हरकतें होती हैं, पागलपंती करते हैं जिससे अपने मैच खुद ही यहाँ पर गंवा देता है। बट एनीवेज जो भी है, लगता है आने वाले वीक्स में इसके ऊपर भी अच्छे से हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी। इसके बाद फाइनली बात जाता है अपने शो का मेन इवेंट जो यहाँ पे था। यहाँ हमें देखने को मिलने वाला था एलेक्सा ब्लिस का प्लेग्राउंड वाला सेगमेंट, जहाँ पर स्पेशल गेस्ट होती है रिंग में शेना बेसलर। मैच से पहले यहाँ पर नाजक्स वार्निंग करती हैं, मतलब वार्न करती हैं यहाँ पर शेना बेसलर को कि भाई तुम मत जाओ। एलेक्सा ब्लिस काफ़ी वो है यहाँ पर शार्प लड़की है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शेना बेसलर ब्रेक ऑफ होकर यहाँ पर चली जाती है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शेना बेसलर से एलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि तुम्हें पहले माफ़ी मांगनी पड़ेगी यहाँ पर, और तुम हमारी दोस्त बन सकती हो, तभी लिली तुम्हारे साथ खेल सकती है, तुम्हें लिली के साथ खेलने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन शेना बेसलर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करती, वो कहते हैं कि भाई ये डॉल एकदम स्टूपिड है और मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ अपोलोजाइज़ नहीं करने वाली हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि उस डॉल को शेना बेसलर यहाँ पर बस पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा देती है उस लिली डॉल की। और इसके बाद एलेक्सा ब्लिस की आंखों में गुस्सा होता है, वो अचानक से अटैक कर देती हैं अपनी चेयर से उठ के, मतलब अपनी वो जो उनकी झूला होता है उससे उठ के शेना बेसलर थोड़ा सा यहाँ पर लड़खड़ाती है, रिंग के बाहर गिरती हैं। बट उसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे तैसे एलेक्सा ब्लिस को दूर फेंकती है और रिंग में दोबारा जाके वो डॉल को अपने पैरों के नीचे दबा के अच्छे से क्रश करती है अपने पैर, राइट लेफ्ट, और बस अच्छे से तबीयत से क्रश करती है। और इसके बाद देखते हैं कि जो पूरा वहाँ पर अरीना थंडर डोम वाला है वहाँ उस पर लाइट जलती है, बुझती है, ऑन ऑफ होती है, और पूरा वहाँ पर स्केरी सा कोई हॉरर मूवी जैसा सीन हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद बस शेना बेसलर यहाँ पर भागने की कोशिश करती है, तभी यहाँ पर जो पैरों है वहाँ से जो अपनी फायर होती है वो बर्स्ट करती है, और पूरी तरह से यहाँ पर मतलब क्या एंगल होता है एकदम खतरनाक वाला मेन इवेंट में। फिर बैक स्टेज जाती हैं यहाँ पर शेना बेसलर डर डर के, लेकिन लिली ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था, वहाँ भी उनके ऊपर बैक स्टेज की पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बड़ी बड़े यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह उनके ऊपर गिरते हैं। और इसके बाद वो जाके किसी यहाँ पर रूम में छुपती हैं जो काफ़ी मतलब अंधेरा वाला सा रूम था, पूरा यहाँ पर डार्क था। वहाँ पर कोई बड़ा सा कुछ सामान होता है, पता नहीं क्या था यहाँ पर, वो यहाँ पर लाके कंटेनर टाइप सा अपने डोर के वहाँ रख लेती है मेन बैक स्टेज। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मिरर होता है जिसके पीछे यहाँ पर शेना बेसलर को मिरर के पीछे अपनी फ़ोटो दिखती है, खुद तो दिखेंगी भाई ऑब्वियस सी बात है। और उसके पीछे यहाँ पर लिली डॉल होती है, और बस वो डर जाती है कि जिस लिली को तो मैंने अभी रिंग में ठोका है, मतलब रिंग में पूरी तरह से क्रश की है, वो यहाँ पर कैसे आ गई। और बस हम देखते हैं कि ऐसे 2-3 बार होता है, वो 1-2 किक मार के वो शीशा भी तोड़ती है, लेकिन बस लिली दोबारा भी वहाँ आ जाती है। और इसी पूरे सीन के साथ जो शो है वो ख़त्म हो जाता है, ऑफ एयर चला जाता है 3 घंटे का शो। और इसके बाद देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो पूरा डार्क होता है, और बस यहाँ पर शेना बेसलर की चीखने की आवाज़ें आती हैं, और पूरा बस यहाँ पर शो एंड हो जाता है बस। तो ऐसा यहाँ पर एंगल था 3 घंटे के शो का।
अगर मेन इवेंट में यहाँ पर कुछ और डालते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये चीज़ ऐसे ओपनिंग में भी कर सकते थे, बट जो भी है लगा है कि अब पिछले कुछ 2 हफ्तों से कुछ है डाल रहे हैं, एक जान फूक रहे हैं विंस मैन शो में आज थोड़ा रिव्यू लंबा हो गया मेरे से, पता नहीं क्यों। पिछले कुछ टाइम से मैं जल्दी रिव्यू दे देता था 10 मिनट के अंदर ही, बट आज थोड़ा लंबा हो गया। बस इन्जॉय कर लेना, ऐसे वीडियो लेट आएगी कुछ रीजंस के चक्कर में। तो बस आपको कैसा लगा शो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।